हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 और इसके आज एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया है और उसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन सभी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया है। और दो परमेय संख्याओं के बीच में अगर हमें एक परमेय संख्या और निर्धारित करनी है तो वो कैसे करते हैं, या दो परमेय संख्याओं के बीच में दो या दो से अधिक परमेय संख्याओं को अगर हमें निरूपित करना है तो कैसे करते हैं, ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को कंप्लीट कर लिया होगा। बाय द वे, अगर नहीं किया है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको प्रेस करके उस वीडियो पर जाकर के उसको जरूर कंप्लीट कर लें। बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल आप लोग कंप्लीट करते जाएं और मेरे ख्याल से फिर कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। एकदम आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जो ऑफलाइन में आप लोग पढ़ते हो, एकदम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज में बच्चों हमें पढ़ना क्या है, हमें किसी अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे निरूपित करते हैं ये सीखना है। किसी भी अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना यहां पर हमें सीखना है। बच्चों, ये तो पता है आपको अपरमेय संख्याएं होती क्या है, √3, √2, √5, √7, ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल ज्ञात करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, वो सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। हम शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं। वैसे परिभाषा तो इस प्रकार से है कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q का मान 0 ना हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। बच्चों, यहां पर √2 चूंकि पूर्णांक नहीं है इसलिए √2, √3, √5, √7 ये सभी आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है तो कैसे करेंगे। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि हम √2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना आपको सीखना है, निरूपित करना। ठीक, ये आपको सीखना है कि √2 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। बच्चों, ध्यान से समझना है, बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। रचना जैसे ही हम करते हैं ना वैसे ही हमें यहां पर करना है। ध्यान से समझो, हम क्या करेंगे, संख्या रेखा एक खींचेंगे। मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक संख्या रेखा है। ठीक है, यहां इस संख्या रेखा पर हम A बिंदु बांध देते हैं, ये आपका A बिंदु है। ठीक है, हम यहां से 0 इसको माने, आगे बढ़ते हुए देखो एक बिंदु यहां पर होगा, यहां पर कहीं 2 बिंदु होगा, फिर आगे कहीं 3 बिंदु होगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं प्लस अनंत तक। और यदि बैक साइड आते हैं तो यहां पर -1, -2, -3, यहां से देखो ये माइनस में होते हैं, माइनस अनंत तक जाते हैं। इधर प्लस अनंत, इधर माइनस अनंत, ऐसे ही तो होता है। हमें इस पर √2 को दिखाना है। देखो, चूंकि आपको पता है √2 का मतलब ये आपकी धनात्मक संख्या है। √2 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो निश्चित रूप से शून्य से इधर की ओर होगी। और ये भी आपको पता है √2 का मान लगभग 1.414 होता है बच्चों, 1.414 लमसम होता है। तो क्या है कि एक के बाद कुछ यहां कहीं इस पर कहीं √2 होगा, 1 और 2 के बीच में कहीं, 1 और 2 के बीच में ही कहीं पर √2 होगा। तो वो कौन सा बिंदु है वो हमें यहां पर निर्धारित करना है। ठीक है, आपको बता दें बच्चों कि यहां पर इस संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, जो परमेय भी हो सकती हैं, अपरमेय भी हो सकती हैं। परमेय और अपरमेय ऐसी असंख्य संख्याएं हो सकती हैं, अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे हम बात करें कि 1 और 2, तो बच्चों 1 और 2 के बीच में भी ऐसी अनगिनत असंख्य संख्याएं होंगी जिनकी हम गिनती नहीं गिन सकते हैं। 1 के आगे जैसे हम कहें भाई 1.1, तो यहां कहीं 1.1 भी होगा, 1.12 भी होगा, 1.13 भी होगा।
1.21 भी होगा, 1.23 भी होगा। बच्चों यहां पर ऐसी बहुत ढेर सारे बिंदु होंगे जो 1 और 2 के बीच में होंगे। तो ऐसे ही बिंदु हमने बताया अनंत बिंदु होते हैं जो इस संख्या रेखा पर हो सकते हैं, जो पर में भी हो सकते हैं और अपर में भी हो सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर √2 अपर में संख्या को इस संख्या रेखा पर दिखाना है। अब समझो पूरी बात, क्या करना है, √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। बच्चों यहां पर हमने देखो ए बिंदु ले लिया, आगे आपको एक इकाई दूरी यहां पर दिखाई दे रही है, इस पर हम बी बिंदु रख दें। बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है, आपको ध्यान से समझना है। यहां से यहां तक हम कह सकते हैं कि ये एक इकाई दूरी है ए से बी तक की। इसके बाद में बी को केंद्र मान करके अगले स्टेप पे क्या करना है, बी को केंद्र मान करके आपको यहां 90 डिग्री का कोण बना देना है। ध्यान से समझो, 90 डिग्री का कोण बनाना आपको आता है। क्या करते हैं, प्रकार की मदद से एक छोटी दूरी लें और बी को केंद्र मान करके इस तरीके से हम एक चाप लगा देते हैं। और फिर इसके बाद में ये यहां पहला कट और फिर दूसरा कट और इधर इस प्रकार से करते हैं। मेरे ख्याल से यहां हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है। पटरी और प्रकार की मदद से हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से सीखा है, पहले भी सीखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है अगले स्टेप पे बच्चों, जब 90 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं, फिर हमें बी बिंदु से जितनी ए से बी तक की दूरी है उतनी ही दूरी प्रकार में भरनी है। क्या करना है बच्चों, ये दूरी उतनी ही दूरी प्रकार में भरनी है। देखो ध्यान दें, जो ए से बी तक की दूरी है, ये दूरी इतनी ही दूरी बी को केंद्र मान करके इसमें से काटना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, यहां से ए से बी तक की जितनी दूरी है उतनी ही प्रकार में भरें, बी को केंद्र माने और यहां से काट लें। ठीक है, ये जहां पर ये कट करेगा उसको हमने सी डाल लिया। ठीक है, यहां से यहां तक एक है और यहां से यहां तक भी एक इकाई दूरी है बी से सी तक की। क्लियर बात है। अब सी बिंदु को ए से मिला दें, यहां से देखो सी बिंदु को क्या करें, सी बिंदु को ए से मिला दें। ठीक है, ए को सी से हमने मिला लिया और इसके बाद ए सी दूरी प्रकार में भरें, ए से सी तक की दूरी प्रकार में भर लें। बिल्कुल ठीक है, ये देखो ए को केंद्र माने और सी तक की दूरी प्रकार में भरें, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ए सी त्रिज्या लेकर के ए को केंद्र मान करके इस प्रकार चाप लगाएं कि ये संख्या रेखा को देखो इस प्रकार चाप लगाएं। जो संख्या रेखा को कहां पर काटे, जहां पर भी संख्या रेखा को ये काट जाती है, जहां पर भी संख्या रेखा को काट जाती है वह बिंदु ही वास्तव में, मान लेते ए बी सी डी बिंदु है, ये डी बिंदु ही वास्तव में √2 को प्रदर्शित करता है। ये डी बिंदु √2 को प्रदर्शित करता है। यहां पर हमें ये दिखाना है कि ये कौन सा बिंदु है जहां पर √2 मान है। ठीक है, यहां पर देखो 2 है, यहां पर 3 है, तो √2 भी कहीं पर होगा। तो ये कौन सा बिंदु है, डी बिंदु है जहां पर √2 है। इतनी बात बच्चों बात हमें दिखानी थी। तो जो फिर से एक बार पूरी बात समझो, यहां से यहां तक हमने एक इकाई लिया और बी पर समकोण बनाती हुई जो बीसी रेखा खींची है उसमें भी हमने देखो एक इकाई लिया है। तो ये AC जो है, ये AC है, अगर गणना से देखा जाए तो ये भी देखो √2 को निरूपित करेगा। ये AC कितनी होगी, √2। देखो गणना करके बता दें, एक समकोणीय त्रिभुज है हमारे पास ABC है समकोणीय के नहीं बच्चों, बिल्कुल है। तो समकोणीय त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां देख सकते हो ये पाइथागोरस प्रमेय में यहां लिख दें पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, किसी भी समकोणीय त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है, उनकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों ये कर्ण जो है वो AC है, AC का वर्ग काय के बराबर होता है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होता है। ठीक है, ये कर्ण का वर्ग काय के बराबर होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB की माप तो देखो हमने बच्चों 1 निकाली थी, तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। BC बराबर भी हमने 1 ये बनाया था, 1 इकाई का दूरी ये बनाई थी, 1 इकाई की दूरी ये बनाई थी, तो यहाँ भी लिखना है 1 का स्क्वायर और यहाँ भी 1 का स्क्वायर लिखना है।
तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, इसमें भी 1 होता है, तो 1 और 1 2। AC स्क्वायर बराबर 2, तब AC का मान यहाँ पर √2 मिलेगा बच्चों। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये √2 है। अब इसी दूरी को हमें क्या करना है, इस संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हमने बताया कि A को केंद्र माने और A से C तक की दूरी प्रकार में भर लें, और इस प्रकार से आप इस प्रकार से चाप लगाएं कि संख्या रेखा को ये काट जाए। जहां पर काटती है वो बिंदु D है, और उसी D बिंदु को हम कहेंगे ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। D बिंदु √2 को प्रदर्शित करता है। इतनी बच्चों यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो इतनी बात लिख सकते। क्या क्या लिखना है, देखो आपको जैसे जैसे हमने यहां बनाया है वैसे वैसे आप यहां लिख सकते हो। पहले हमने क्या किया, यहां पॉइंट बाई पॉइंट लिख दो, 1 नंबर यहां डालो। पहला नंबर क्या किया था, पहले हमने AB बराबर 1 इकाई का रेखाखंड खींचा था, 1 इकाई का रेखाखंड खींचा। इसके बाद दूसरे स्टेप पे बच्चों क्या किया था, दूसरे स्टेप पर हमने BC बराबर 1 इकाई का लंब खींचा था। क्या लिखोगे, BC बराबर 1 इकाई का लंब खींचा था हमने, ये देखो दूसरा स्टेप किया था। तीसरे स्टेप में क्या करना है, देखो ध्यान दें, जैसे जैसे हमने किया है वैसे वैसे लिखते जाएं। तीसरे स्टेप पे क्या किया था हमने, A को C से मिलाया, देखो ध्यान दें, AC खींचा, ऐसे लिख दो, है ना, रेखाखंड AC खींचा, ऐसे लिख दो, रेखाखंड AC खींचा। ये तीसरे स्टेप पर हमने किया है। चौथे स्टेप पर क्या किया है, A को केंद्र मानकर AC त्रिज्या का हमने चाप लगाया है। क्या लिख दें, A को केंद्र मानकर AC त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो संख्या रेखा को D पर काटता है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, संख्या रेखा को कहां पर काटता है, D पर काटता है। अब जो D बिंदु है, यह बिंदु ही √2 को निरूपित करता है। बिंदु D यहां लिख दें, बिंदु D √2 को निरूपित करता है बच्चों। ये सब कुछ हमने वो बातें लिख दी जो हमने जैसे जैसे किया है। ठीक है, आप तोड़ मोड़ के अपनी भाषा में भी, यहां अपने वर्डों में भी आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये बच्चों इतना काम करना है। √2 को अगर हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, मतलब किसी भी अपरमेय संख्या है ना √2, तो इस √2 को इस संख्या रेखा पर अगर आपको पूछा जाए कि निरूपित करना है तो आपको इतना प्रोसेस करना है। ठीक है बच्चों, हालांकि ये आपकी बुक में भी दिया गया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐसा हमसे पूछा गया था कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, और जो हमने जो प्रोसेस बताई है वो पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है, पूरा सॉल्व है, एक बार अपनी बुक से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों √3 का भी स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित करना है। ये उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है। उदाहरण नंबर 4 में √3 का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित करना है, ये भी आपको यहां पर दिया गया है उदाहरण नंबर 4 में। तो बता दें, देखो इसको कैसे करोगे, उदाहरण नंबर 4 कैसे करोगे, यहां पर √3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करोगे। ठीक है बच्चों, इसको रब कर ले। अब ये आपका जो उदाहरण है, चौथा उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा है, चौथा। देखो √3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करोगे, देखो प्रोसेस वहीं से चालू करेंगे। एक हम संख्या रेखा बना लें, और यहां पर कहीं जहां 0 है, ये 0 है, और यहां कहीं 1 है, यहां कहीं 2 है, यहां कहीं 3 है, आगे बढ़ते जाएं। पीछे की ओर -1 है, -2 है, इधर पीछे की ओर। यहां पर कहीं A बिंदु डाल लें, और यहां से 1 इकाई की दूरी पर हमने B बिंदु ले लिया। ठीक है, इतनी बात बच्चों ठीक है। अब पुरानी बिल्कुल प्रोसेस करनी है, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले
क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल वही करना है कि अंडर रूट 2 को हमने जब संख्या रेखा पर निरूपित किया था तब भी यही किया था। पहला काम तो यह है कि जहां 0 है उसको हम a लिख लें और फिर इसके बाद में 1 इकाई की दूरी पर हम यहाँ b लिख लें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। वहां भी हमने ऐसे ही किया था, देखो ध्यान दें, वहां भी ऐसे ही किया था, यहां भी ऐसे ही करना है। 90 डिग्री का बी बिंदु पर हमें कोण बनाना है। फिर ए से बी तक क्योंकि 1 इकाई है तो आपको वही काम करना है, 1 इकाई दूरी लेकर के यहां पर हम यहां सी बिंदु डाल लें। ठीक है, ये हो गया 1 इकाई, ये हो गया 1 इकाई। तो अब अगर आप ए बिंदु को सी से मिला देंगे तो निश्चित रूप से अंडर रूट 2 ये होगा। अभी ये इतनी बात करवाई है बच्चों, इसको अब दोबारा रिपीट मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, तो ये कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्ग ये 1 प्लस 1 मतलब उसका वर्गमूल अंडर रूट 2 होगा, जो कि ये कर्ण है। ठीक है, हमें तो अंडर रूट 3 का मान दिखाना है, अंडर रूट 2 का तो दिखाना नहीं है। अब फिर थोड़ी सी आगे प्रोसेस बढ़ानी पड़ेगी। अब फिर देखो ध्यान से, यहां पर जो AC रेखा है, इस AC रेखा पर हमें AC रेखा के साथ में C बिंदु पर पुनः समकोण बनाना है। ध्यान से समझो क्या करना है, C बिंदु पर फिर से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये कोण, ये 90 डिग्री का बनाना है ये। ठीक है, और फिर C बिंदु से 1 इकाई इसमें से भाग काटना है। ये 1 इकाई है, ये इकाई है 1, और ये भी आपको 1 इकाई का भाग काटना है। DC, CD का है या DC का है, जो CD भाग है वो भी आपका 1 इकाई का हमने काट लिया। अब D बिंदु को O से मिला दो। कितना मिला दो, D बिंदु को O से मिलाएं। देखो D बिंदु को O से ये मिला दें आप। ये जो OD दिखाई दे रही है दूरी, सॉरी AD, ये A से D को हमने मिलाया। जो AD हमें दिखाई दे रही है बच्चों, ये अंडर रूट 3 को निरूपित करेगी। बिल्कुल एकदम पक्की बात है। यहां पर अगर इसको यहां गणना से हम दिखाना चाहें तो यहां दिखा सकते हैं। ये आपका एक समकोणीय त्रिभुज है ACD, है कि नहीं, ACD ये समकोणीय त्रिभुज है या नहीं है। इसमें कर्ण कितना है, AD है बच्चों। तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो काय के बराबर होता है, ये वर्ग होता है AC का वर्ग लिख दें प्लस CD का वर्ग लिख दें। मतलब ये लंब और आधार के वर्गों का योग होता है कर्ण का वर्ग। तो ये देखो यहां से यहां तक कितनी है, अंडर रूट 2 है, तो आपको यहां लिखना है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये 1 है, आपको यहां लिखना है 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1, और ये आपको देखो दोनों को जोड़ोगे तो 3 मिल जाएगा। अब AD का मान अंडर रूट 3 होता है। देखो 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, पक्की बात है। तो बच्चों ये आपकी अंडर रूट 3 हो गई। अब आपको ये दूरी जो अंडर रूट 3 दूरी है उसको संख्या रेखा पर दिखाना है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है कि A बिंदु से D बिंदु तक की दूरी को प्रकार में आपको भरना है। कितना भरना है, A को केंद्र मानो, 1 से D तक की दूरी प्रकार में भरें, और इसके बाद में यहां से इस प्रकार से देखो इसको घुमा दें। कैसे घुमाएं, संख्या रेखा को कहां पर काटती है, जहां पर संख्या रेखा को ये काट जाए, जहां पर संख्या रेखा को काट जाए वह बिंदु ही वास्तव में अंडर रूट 3 को प्रदर्शित करेगा। ध्यान से समझना है, A से D तक की दूरी हमने प्रकार में भरी और इस प्रकार से देखो घुमा दिया हमने। यहां से यहां तक की दूरी अंडर रूट 3 है और इस प्रकार से हमने इसको घुमा दिया, और ये संख्या रेखा को मान लेते हैं E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो E बिंदु है यह बिंदु ही अंडर रूट 3 होता है। ये बिंदु अंडर रूट 3 को निरूपित करता है। इतनी बच्चों यहां पर बात लिखनी है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। मतलब अंडर रूट 2 का मान जब हमने संख्या रेखा पर निर्धारित किया था, वैसे ही आपको अंडर रूट 3 का मान संख्या रेखा पर निर्धारित हमने करके दिखाया, और वही सब कुछ आपको यहाँ लिख देना है। जैसे जैसे किया है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, ये 4-5 स्टेप आपके बनेंगे, वो आपको लिखना है। और ये हम आपके लिए काम छोड़ते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है। देखो पहले स्टेप में हम आपको बता के यहां पर छोड़ देंगे, आपको खुद करना है। A बिंदु से B बिंदु की हमने 1 इकाई दूरी ली, फिर हमने B बिंदु पर समकोण बनाती हुई BC रेखा खींची और BC बराबर 1 इकाई का भाग काटा। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप पर क्या लिखना है,
फिर तीसरे स्टेप पर लिखना है सी को ए से मिलाया। चौथे स्टेप पर क्या लिखना है, सी बिंदु पर समकोण बनाती हुई, सी बिंदु पर समकोण बनाती हुई सी डी बराबर 1 इकाई का भाग काटा। देखो ध्यान दें, सी डी 1 इकाई का फिर भाग काटा हमने, और फिर डी बिंदु को ओ से मिलाया। 5वें नंबर पर लिख दें डी बिंदु को ए से मिलाया। एडी √3 को प्रदर्शित करेगा, एडी √3 होगी, ये भी बात पक्की है। देखो ये गणना से हमने दिखा दी कि एडी बराबर कितनी होगी, एडी बराबर √3 होगी। अब आपको लास्ट वाले स्टेप में यहां क्या लिखना है, यहां लिखना है ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर एडी त्रिज्या लेकर के चाप लगाया जो संख्या रेखा को ई पर काटता है, बिंदु ई √3 को निरूपित करेगा। ये इतना आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 3, आपकी बुक में ये भी सॉल्व है, उससे भी आप मदद ले सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन पर, सॉरी 1.2 के क्वेश्चन पर। ठीक है, बिल्कुल आसान से सारे प्रश्न हैं बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल एकदम आसान है सारे प्रश्न। आपको जो बेसिक में पढ़ाया गया उससे रिलेटेड सारी बातें हैं, और √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये आपको इतना बताना है बस, और आगे बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। देखो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर आपको देने हैं कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, क्यों सही हैं क्यों गलत हैं, आपको उसका कारण भी देना है। बच्चों बताओ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल, देखो ध्यान से समझो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल असत्य बच्चों लिखा है, होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो तो परमेय भी हो सकती हैं, अपरमेय भी हो सकती हैं। प्रश्न कहता है कि प्रत्येक जो आपकी प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो आपकी वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। हर एक वास्तविक अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक होती है। तो बच्चों यहां पर पहला प्रश्न लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है क्या वो वास्तविक संख्या होती है? हाँ बिल्कुल सत्य है बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। सभी परमेय और सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। तो ये बिल्कुल बच्चों बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। आपको रीजन कारण पूछा गया है कि कारण बताइए क्यों होती है, तो आपको लिखना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्याएं होती है, नीचे लिखना है जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं दोनों प्रकार की होती हैं। परमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, अपरमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये आपको रीजन में लिखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न, चलो यहां पर इस प्रश्न को लिख देते हैं। देखो पहला आपका ये प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला भाग है ना, पहले प्रश्न का पहला भाग क्या लिखा है? प्रत्येक, लिखा है प्रत्येक अपरिमेय, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है, होती है। एकदम सही लिखा है बच्चों, सत्य है, सत्य है। ये आपका आंसर क्या है, इसमें देना है आपको आंसर सत्य है। क्यों सत्य है इसका रीजन यहां लिख दें, क्योंकि 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 वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरमेय, वास्तविक संख्याएं सभी परमेय व सभी अपरमेय, ऐसे लिख सकते हो, सभी परिमेय व सभी अपरमेय, अपरिमेय
संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। सभी परमेय संख्याएं और सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये आपको रीजन में लिखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी कह सकते हो, यहां से इसको ना लिखें, ऐसे लिखें, क्योंकि सभी परमेय व सभी अपरमेय संख्याएं सभी परमेय व सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऐसा बच्चों आपको रीजन में लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक। इतनी बात ठीक है। क्यों ये बात सत्य है? क्योंकि सभी परमेय तथा सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न यहां पर है आपका, ये दूसरा कथन क्या है, इसमें लिखा है, दूसरा कथन इस प्रकार से है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m के रूप का संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। बच्चों ये आपका गलत लिखा है, ध्यान से समझो। लिखा है इसमें संख्या रेखा पर, ध्यान से समझो, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ऐसा प्रश्न कहता है। का होता है तो आपको लिखना है असत्य है। √m के रूप का प्रत्येक बिंदु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक उदाहरण बताओ। प्रश्न कहता है कि अगर नहीं होता है तो कोई ऐसा उदाहरण देके, मतलब हम उसका कारण तो बताना है ना, तो हमें कारण बताओ भाई, क्या कारण है, क्यों नहीं होता है। बच्चों आपको ये पता है कि अगर हम ये कहें आपसे कि यहां पर चलो लिख देते हैं √16 लिख दें, √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो ये 4 को अगर हम यहां पर निरूपित करें तो ये तो भाई √m के रूप का नहीं है। जिस संख्या के वर्गमूल आ जाए, ऐसे समझो, जो भी प्राकृतिक संख्या जिनके वर्गमूल आते हैं उनको हम √m के रूप में नहीं लिख सकते। बस ऐसे आपको लिखना है। जिन संख्याओं के वर्गमूल आ जाएं, जैसे 4 यहां लिख दें, m का मान 4 लिख दें, तो 4 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है? 2 होता है। तो हमें तो 2 को निरूपित करना है, वो √m के रूप का थोड़ी होगा। 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो हमें 3 को निरूपित करना है, वो √m के रूप का नहीं होगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, हमें 4 को निरूपित करना है, ना कि √16 को, मतलब √16 बराबर 4 होता है, ये √m के रूप का नहीं होता है। तो बच्चों प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। यहां पर लिखा है संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो ये असत्य लिखा है, गलत है, ठीक है। जो पूर्णांक है, या ये कहें जो √m के रूप का नहीं है, जो √m के रूप का नहीं है, ऐसे आपको एक कारण भी लिखना है। तो ये आप कारण लिख सकते हो, √16 बराबर होता है 4, जो √m के रूप का नहीं है, ठीक है। तीसरा यहां पर देखो, तीसरा पार्ट क्या है। तीसरे पार्ट में हमसे कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा एक अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। भाई क्यों होती है? वास्तविक संख्याएं तो परमेय भी होती हैं, अपरमेय भी होती हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय होती है। नहीं भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय थोड़ी होती है, उसमें तो अपरमेय भी होती हैं, परमेय भी होती हैं, दोनों प्रकार की आपकी होती हैं। तो आपको यहां तीसरे रीजन में क्या लिखना है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। एक अपरमेय संख्या होती है। इसको क्या लिखना है बच्चों? असत्य लिखना है, ठीक है। ये भी आपका असत्य कथन है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है उसमें परमेय भी होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परमेय भी होती हैं, उसमें अपरमेय भी होती हैं। सभी आपकी अपरमेय नहीं होती हैं, उसमें कुछ परमेय भी होते हैं। तो ये बच्चों गलत लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसमें 3 कथन दिए गए थे और तीनों कथनों में आपने देखा कि कुछ कथन इसमें सही हैं, कुछ कथन इसमें गलत हैं।
पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा ये कथन दोनों ही असत्य लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो आगे प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों, यहां पर हमने जैसा कि बताया कि कोई खास प्रश्न नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल आसान आसान से सारे प्रश्न हैं। आसान आसान से आपने बेसिक पढ़ा है तो मेरे ख्याल से उनके आंसर आप दे सकते हो। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? बच्चों क्यों होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल सभी के अपरमेय क्यों होते हैं? भाई उसी के तो होंगे जिसके वर्गमूल पूर्णांक ना है। √3 अपर में होगा, लेकिन √4 तो अपर में होगा नहीं, क्योंकि √4 का मान तो 2 होता है, उसका तो हम पूर्ण मान होता है ना। √2 का मतलब सीधी बात है कि जिनके वर्गमूल पूर्णांक आ जाएं, जिनके वर्गमूल पूर्णांक आ जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं? परमेय कह लेते हैं, है ना। ये है बात इतनी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। देखो दूसरा प्रश्न है और इसमें लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो आपको लिखना है नहीं होते। क्या लिखना है? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, अपरमेय होते हैं। इसमें लिखा है तो आपको लिखना अपरमेय नहीं होते हैं, अपरमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं तो ऐसा एक उदाहरण देके बताना है, तो आपको लिखना है नहीं होते, क्योंकि √4 बराबर कितना होता है? 2। यहां पर देखो धनात्मक पूर्णांक ये भी है ना, इसका वर्गमूल निकालो तो यहां पर 2 मिलेगा, जो कि परमेय है। जो क्या है? परमेय है। तो भाई धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल सभी के अपरमेय नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परमेय होते हैं। ठीक है, 2 मिलेगा, √4 का मान 2 होगा, जो परमेय है। ठीक है, ये आपको आंसर में एक उदाहरण दे दो, बहुत है, पर्याप्त है। वैसे तो √9 का वर्गमूल भी 3 होता है, ये भी 3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 भी आपकी एक परमेय संख्या है। जिनके वर्गमूल पूरे धन पूर्णांक आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? परमेय कहते हैं, वो अपरमेय संख्या नहीं होती हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट वाला जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखें। तीसरा प्रश्न क्या है? लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? अभी हमने आपको बताया √2 का मान कैसे निरूपित करते हैं, अभी हमने बताया √3 का मान कैसे निरूपित करते हैं। बस उसी के अकॉर्डिंग √5 का भी मान संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। हम करके दिखाएंगे। देखो ध्यान दें, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, ये आपको देखो प्रश्न ये पूछा गया है कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करोगे। अब बच्चों हमें करना क्या है, फिर से समझो, बहुत एकदम आसान तरीका है। आपको एक संख्या रेखा बनानी है। इस संख्या रेखा पर कहीं पर हम A बिंदु लिख लेते हैं और इसके बाद देखो ध्यान दें, ये आपका 0, इसी को 0 मान लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखो 1 इकाई, फिर इसके बाद ये 2 इकाई, फिर इसके बाद ये 3 इकाई, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जाते हैं। इधर की ओर माइनस नंबर होते हैं, इधर की ओर प्लस नंबर होते हैं। यहां से 1 इकाई की दूरी पर हमने B बिंदु ले लिया। ये कितना है? AB बराबर 1 इकाई। बात आ रही समझ में? अब B बिंदु पर हमें क्या करना है? B बिंदु पर समकोण बनाना है। बच्चों इस प्रकार से देखो समकोण बना दें। B बिंदु पर हमने समकोण बना दिया। हमें पता है समकोण बनाना क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ बातें हमें पता है। B बिंदु पर समकोण बनाया, फिर आगे क्या करना है बच्चों? आगे आपको ये AB बराबर 1 इकाई है। ध्यान से इतनी बात ध्यान से समझना है। AB 1 इकाई है, तो यहां पर ये 1 इकाई है, आपको यहां पर 2 इकाई की दूरी लेनी है। यहां पर जो BC है कितना बनाना है? BC आपको 2 इकाई बनाना है। ये 1 है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहां पर आप 2 सेंटीमीटर का चाप लगाओ यहां से B से, और ये मान लेते हैं C बिंदु है, ये 2 इकाई का है। अगर ये 1 है तो इधर आपको 2 बनाना है। ठीक, यहां पर हमने 2 बना लिया, तो अब A को C से मिला दें, A को C से भी मिला लिया।
ये AC जो होगा वो √5 को निरूपित करेगा, नहीं तो आप देखो गणना से देख सकते हो। देखो इसकी गणना करके दिखा दें। ये है आपका समकोणीय त्रिभुज ABC, क्या है ABC है। इसमें आप ध्यान से समझो, अगर ये कर्ण है, देखो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको हम कहेंगे कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण का वर्ग होता है, ये AC का जो वर्ग है वो काय के बराबर होगा, ये हो जाएगा लंब का वर्ग। लंब है आपका 2, आपको यहाँ लिखना है 2 का वर्ग, या फिर ऐसे लिख दें, एक स्टेप बढ़ा के लिख दें BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। यहाँ ऐसा भी आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये है BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। BC की माप यहाँ पर देखो हमने 2 बनाई है, आपको लिखना है 2 का स्क्वायर, और AB हमने 1 बनाया है, आपको लिखना है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बस 4 और 1 जोड़ेंगे हमें 5 मिल जाएगा। AC स्क्वायर बराबर हमें 5 मिल रहा है, तो AC बराबर कितना होगा बच्चों, √5 होगा। ये है √5, A से C तक कितना है, √5 है। अब पुरानी बात, अब हमें क्या करना है, अपना फिर प्रकार उठाना है। देखो ध्यान दें, अपना फिर प्रकार उठाना है, और ये A बिंदु को केंद्र माने, A को केंद्र माने, और A से C तक की दूरी इस प्रकार में भरनी है। A से A को केंद्र माने, E से C तक की दूरी इस प्रकार में भर लें, और A को केंद्र मानकर AC त्रिज्या का आपको इस प्रकार से चाप लगाना है। ये इस प्रकार से देखो, जो इस संख्या रेखा पर जहां पर भी काटता हो वहां पर हमें क्या करना है, एक दूसरा नंबर कोई D डालना, दूसरा बिंदु कोई डालना है जिसको कहेंगे D, ठीक है। ये D बिंदु जो होगा वह D बिंदु ही √5 को रिप्रेजेंट करेगा, √5 को D बिंदु प्रदर्शित करेगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपको यहां पर लिखनी है। क्या लिखना है, आपको लिखना है, देखो जैसे जैसे यहां पर किया है बिल्कुल वैसे आपको रचना के तौर पर लिखना है, आपको लिखना है, हम नहीं लिखेंगे। आपको क्या करना है, A पर देखो A से B तक 1 इकाई, AB बराबर 1 इकाई का रेखाखंड खींचा, AB बराबर 1 इकाई का रेखाखंड खींचा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पर करना है, B से B पर समकोण बनाती हुई BC 2 इकाई की रेखा खींची। ये BC बराबर कितना खींचा है, 2 इकाई। ये आपको दूसरा स्टेप लिखना है, BC बराबर 2 इकाई का रेखाखंड खींचा, समकोण बनाता हुआ, ये भी आपको लिखना है। BC ये जो हमने रेखाखंड खींचा है वो समकोण AB पर समकोण बनाती हुई BC रेखा खींची है, 2 इकाई का खींचा है, ठीक है। इसके बाद तीसरे स्टेप पर क्या करना है, C बिंदु को A से मिलाया हमने, तो AC हमने रेखाखंड खींच लिया, A को C से मिलाया, ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद चौथे स्टेप पर क्या करना है, चौथे स्टेप पर हमें देखो A को केंद्र मानकर AC त्रिज्या लेकर के हमने चाप लगाया जो इस संख्या रेखा को D पर काटता है। अगले स्टेप पर क्या करना है, बिंदु D √5 को निरूपित करता है। ये आपका आंसर है, ठीक, क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से बच्चों √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना ये आपने सीखा, ठीक है। आइए बिल्कुल एकदम आखिरी एक आपका प्रश्न और है, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रश्न जो आखिरी प्रश्न है बच्चों, ये आपका सॉल्व है, इसमें सॉल्व है, लिखा है कागज अपने एक क्या करना है, देखो कक्षा के लिए क्रियाकलाप, कुछ कक्षा के लिए क्रियाकलाप करना, अपने बैठ के कुछ है ना, क्या करना है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। अपने कक्षा रूम में बैठ करके हमें क्या करना है, हमें वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। कैसे करते हैं, आइए यहां पर देखो, इसको पहले रब कर लेते हैं बच्चों। हमें यहां पर वर्गमूल सर्पिल बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो। सर्पिल का मतलब तो आप जानते हो, सर्पिल का मतलब जानते हो। जैसे यहां पर एक कोई ये बिंदु है और यहां से ये आपकी एक निश्चित दूरी हमने कर ली। अब यहां से इस बिंदु को यूं ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ध्यान से समझना है। इस प्रकार से इसको घुमाएं कि यहां पर ऐसे घूमता हुआ जाए, ऐसे घूमता हुआ जाए, ऐसा, ये सर्पिल कहलाता है। ये क्या है, ये सर्पिल है। तो इस टाइप का देखो, यहां ऐसा नहीं है कि ये आके यहां पर मिल जाए, यहां नहीं मिलना है। ये त्रिज्या बढ़ती हुई जाती है, फिर बढ़ गई त्रिज्या, बढ़ती हुई त्रिज्या जाती है, तो इसको हम सर्पिल कहते हैं, है ना।
ये हमें क्या करना है, वर्गमूल सर्पिल बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे वर्गमूल सर्पिल, यहां पर समझते हैं। हम क्या करेंगे, एक ये कागज लेंगे, ये पूरा एक व्हाइट बोर्ड जो दिखाई दे रहा है ये आपका एक कागज है, ठीक है। इस कागज पर क्या करना है, एक बिंदु कोई यहां पर हमने ले लिया, मान लेते हैं वो बिंदु है, ठीक है। और इसके बाद में हम एक इकाई दूरी पर कोई बिंदु यहां पर P1 ले लेते हैं। मान लिया हमने एक इकाई दूरी पर, ये आपका एक कोई P1 बिंदु है। कितनी दूरी है बच्चों, एक इकाई। ध्यान से समझना है, एक इकाई दूरी पर हमने ये बिंदु P1 ले लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, P1 बिंदु पर समकोण बनाती हुई आपको यहां पर एक रेखा खींचनी है। P1 बिंदु पर OP1 के साथ में 90 अंश का कोण बनाती हुई आपको ये रेखा खींचनी है। और यहां से भी हमें एक इकाई का भाग काटना है। कितना काटना है, एक इकाई का। और जहां पर ये एक इकाई का भाग काटोगे उस पर हम P2 बिंदु P2 डाल दें। P2 को अगर O से मिला दिया जाए, ध्यान से समझना बच्चों, क्या करना है, P2 को O से मिला दिया जाए, ये इसको इससे मिला दें, तो ये दूरी आपकी निश्चित रूप से √2 को रिप्रेजेंट करेगी। OP2 √2 हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अभी एक प्रश्न किया था कि √2 का मान जब हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया था, तब भी हमने आपको इसी प्रकार से ये 1 का वर्ग, ये 1 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल √2, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब ये P2 जो बिंदु है, इस P2 बिंदु पर हम फिर से समकोण बनाएंगे इस रेखा के साथ, OP2 के साथ में, OP2 रेखा के साथ में यहां फिर एक समकोण बनाएंगे। देखो इस प्रकार से, ठीक है। ये है आपका 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण फिर बनाएंगे, और इसमें से हम एक इकाई फिर काटेंगे। ये एक इकाई है, फिर एक इकाई यहां से काटेंगे, और जहां पर ये काटा जाएगा उस पर हम P3 डाल देंगे। कितना डालेंगे, P3। P3 को फिर से देखो O से मिलाओगे तो निश्चित रूप से ये दूरी √3 को निरूपित करेगी। अगला स्टेप फिर वही होगा। देखो OP3 पर हम फिर समकोण बनाएंगे, P3 बिंदु पर फिर से देखो 90 अंश का कोण बनाएं। ये आपका कोण कितना है, 90 अंश का। और फिर यहां से P3 से एक इकाई दूरी फिर लें, यहां पर इतनी दूरी ये फिर एक इकाई, और जहां पर ये काटता है वहां पर P4 डाल लें। P4 को फिर से हम देखो O से मिला दें, यहां इस तरीके से इसको इससे मिला दें, तो ये दूरी हमारी √4 को निरूपित करेगी। अब देखो ध्यान दें, अगला स्टेप फिर वही करना है, करते रहो, बस यूं ऐसे घूमता रहेगा, ये इस तरीके से ये आपका सर्कल चलता रहेगा। यहां देखो ये √1 है, ये √2 है, ये √3 है, ये √4 है। अब की बार क्या आएगा, √5 आएगा। कैसे, देखो ध्यान दें, यहां P4 बिंदु पर फिर से समकोण बनाना है, ये 90 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। और फिर इसमें से हमें एक इकाई काटना है, यहां पर P5 लिखना है, ये एक इकाई है। अब P5 को O से मिलाओगे, यहां पर देखो इसको मिलाओ, तो ये आपकी √5 माप हो जाएगी। फिर वही काम करना है, यहां पर देखो फिर समकोण बना दें, इस पर यहां पर OP5 के साथ में फिर समकोण बनाती हुई रेखा खींचें, और इस रेखा में से फिर एक इकाई भाग काटें, यहां पर P6 डाल दें। P6 को यहां से देखो इसको मिला दें, तो ये आपकी √6 हो जाएगी। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते हुए ये देखो इस प्रकार से जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका वर्गमूल सर्पिल कहलाता है बच्चों। ये इसकी पूरी रचना और पूरा सॉल्व प्रश्न आपकी बुक में है, आप अपनी बुक से भी एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, जो कि है आपका चौथा प्रश्न, ठीक है। वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल है ये, है ना, सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल है, इसकी रचना हमसे करवाई गई थी, ठीक है। तो बच्चों इसको यहां जरूरी नहीं है कि हमने P6 पे छोड़ दिया, P7, P8, बहुत ढेर सारे आप इसी प्रकार बढ़ते हुए जाओगे। ये √1 है, ये √2, √3, √4, √5, √6, आगे आओगे √7, √8, 9, 10, इस प्रकार से आगे आपको यहाँ पर चलते आएंगे। जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, उसके आगे एक अंडर मतलब प्राकृतिक संख्या का √ ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज बच्चों खत्म हो गई, बिल्कुल एकदम अच्छे से खत्म हो गई, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग आगे अगले वाले वीडियो में हम लोग
वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार पर चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अगली प्रश्नावली है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, जरूर शेयर किया करो। ठीक है, सब लोग मिलकर पढ़ोगे, अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों निश्चित रूप से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।